बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास फ़िज़िक्स पंजाब बोर्ड की तरफ से जो बुक है, आज हम उसके चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारे कंप्लीट इंशाल्लाह। तो न्यूमेरिकल 17.1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। हमें कहा गया है आ 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2500 किलोग्राम। हमें कहा गया कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर और उस सिलेंडर के साथ हमने एक 2500 किलोग्राम के लोड को साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, 2500 किलोग्राम वेट को उसके साथ उस सिलेंडर के साथ अटैच किया हुआ है। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल। तो हमने ना स्ट्रेस फाइंड करना है जो कि उस सिलेंडर में प्रोड्यूस होगा, मेगा पास्कल में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो गिवन डाटा की बात करती हूँ। गिवन डाटा में सबसे पहले करते हैं सोल्यूशन होने के लिए आपका गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में हमें सिलेंडर जिसको हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है वो हमारे पास इक्वल है 1.25 सेंटीमीटर। आपने सेंटी की जगह लगा देना है 10 की पावर -2। आपको पता है ना सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो आपके पास जो डायमीटर है ना वो आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। और अगर हमारे पास डायमीटर गिवन हो तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं ना। तो आपने क्या करना है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर जिसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया वो हमारे पास होता है डायमीटर बाई 2, यानी कि डायमीटर जब हम 2 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो आपने क्या करना है 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर। और हमारे पास मैस या जो लोड गिवन है उसको आप मैस कह दो या लोड कह दो, जो आपने अटैच किया था सिलेंडर के साथ वो हमारे पास है, उसको हमने एम से डिनोट करना है, वो हमारे पास 2500 किलोग्राम। हमने फाइंड करना है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को ना हम ऐसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना है। स्ट्रेस हमें आपको पता है हमारे पास इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे देखिए गिवन डाटा में कहीं भी गिवन नहीं है। तो असल में जो वेट लग रहा है ना, जो हमारे पास जो आपने लोड को उस सिलेंडर के साथ अटैच किया था ना, तो जो उसका वेट होगा ना वो असल में हमारे पास है फोर्स, यानी कि फोर्स जो है वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेट लग रही है। F इज इक्वल है W, और W जो है आपको पता है वेट का क्या फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल है mg। तो m हमारे पास क्या है, मैस गिवन है 2500, आपने m की जगह 2500 पुट कर देना है, और g यानी कि g हमारे पास है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24500। अब स्ट्रेस को हम ये सिंबल से शो करते हैं ना, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की जगह आपने भी पढ़ दिया कि हमारे पास जो फोर्स है वो उसके अपने ही वेट के बराबर है, mg के बराबर है। ठीक है, तो वेट हमारे पास आ गया 24500 डिवाइड बाई, अब हमारे पास एरिया गिवन नहीं है। तो एरिया आपको पता है हमारे पास सिलेंडर का जो एरिया होता है ना वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई क्या है 3.14, और आर जो हमने फाइंड किया था ना यहाँ पे 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आपने पुट कर देना यहाँ पे। इस वजह से हमने आर फाइंड किया था रेडियस के लिए। ठीक है, एरिया हमें जरूरत पड़नी थी और एरिया हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे रेडियस फाइंड कर लिया था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने जस्ट अपने वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1.996 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पास्कल। उसने बोला था आपके पास आंसर मेगा पास्कल में आना चाहिए, तो मेगा की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। तो आपने ना 8 को ना 10 की पावर 6 बनाना है। आपके पास ये पॉइंट जो है ना ये है, आपने इसको 2 डिजिट मूव करवाना है। यहाँ पे ना जब आप इसको 2 डिजिट मूव करवाओगे, यानी कि यहाँ से लेकर इसको यहाँ पे लेकर आओगे ना, आपको पता है हम क्या कहेंगे, हम ना 8 से जब 2 को माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ये हमने राउंड ऑफ किया, हमने अपने पॉइंट को 2 डिजिट मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो आ जाता है 10 की पावर कितनी डिजिट चले, 2 डिजिट चले, 10 की पावर -2, और साथ ही था 10 की पावर 8 था ना। तो आपने क्या करना है 10 की पावर 8 में से आपको पता है जब बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। 8 -2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। जैसे में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, तो 199.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल, इस 10 की पावर 6 से जब आप लिख दोगे मेगा, 199.6 है ना, तो आप इसको जब राउंड ऑफ करोगे ना तो 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा वैल्यू कम है तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली करके ना 200 लिख दोगे। तो हमारे पास जो स्ट्रेस है ना वो इक्वल आ जाएगा 200 मेगा पास्कल, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमें कहा गया था कि हमने स्ट्रेस फाइंड करना था मेगा पास्कल में, तो हमने फाइंड कर लिया स्ट्रेस इज इक्वल है 200 मेगा पास्कल। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। तो हमारे पास है आगे न्यूमेरिकल नंबर 17.2 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। 1.0 meter long copper wire is subjected to a stretching force
and its length increases by 220 centimeter. Calculate the tensile strain and the percent elongation which the wire undergoes. हमें कहा गया कि हमारे पास ना कॉपर की एक वायर है और जो उसकी लेंथ गिवन है, यानी कि 1 मीटर लॉन्ग ना कॉपर की वायर है, और हमने ना उसको स्ट्रेच किया है, उसको खींचा है एक फोर्स के साथ। तो जब हमने उसको नीचे से किसी फोर्स लगा के खींचा ना, तो उसमें उसकी लेंथ में जो चेंजिंग प्रोड्यूस हुई ना, वो हमें गिवन है, यानी कि चेंजिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। और हमने टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो कैलकुलेट करना है, और हमने बताना है कि उसकी परसेंटेज एलोगेशन, यानी कि जो उसकी चेंजिंग आई है ना उसकी एलोगेशन में, उसकी लेंथ में, उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। गिवन डाटा की बात कर लेते हैं। गिवन डाटा में हमें लेंथ ऑफ द कॉपर वायर गिवन है, जिसको हमने एल से डिनोट कर दिया, हमारे पास है 1 मीटर। इंक्रीज या चेंज इन लेंथ जो है, जिसको हमने डेल्टा एल से डिनोट किया, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2 मीटर। टू फाइंड हमने कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पे हमने फाइंड करना है टेंसाइल स्ट्रेन, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करती हैं। इसका ठीक है ना, ये एप्सिलॉन से इसको डिनोट करती हैं। और बी पे हमने फाइंड करना है परसेंटेज एलोंगेशन फाइंड करने। कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आना चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेन का हमारे पास फार्मूला होता है कि जो ई है ना, इसका हमें कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल है डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0.2, आपने इसका 0.2 पुट कर देना है। और ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर। देखे ना, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने इसकी जगह लिख देना है 1। आप जब 0.2 को हमारे से डिवाइड करोगे तो 0.2 ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेन है ना, वो हमारे पास आ गया है 0.2। आपको पता है चेंज इन लेंथ और लेंथ दोनों सेम क्वांटिटी है ना, तो ये दो सेम क्वांटिटी के तरह अगर रेशो होती है ना, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो हमारे पास है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। अब हमने परसेंटेज एलोगेशन जो फाइंड करना है ना, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज एलोगेशन इज इक्वल है एप्सिलॉन मल्टीप्लाई 100। तो अभी आपने फाइंड किया था ना ये वाला एप्सिलॉन की जगह आपने पुट कर दी 0.2, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब 100 को जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास 20% आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक टेंसाइल स्ट्रेन, वो हमारे पास 0.2 आ गया, और सेकंड में हमने जो था वो परसेंटेज एलोंगेशन जो है वो फाइंड करना था, वो हमारे पास 20 जो है परसेंटेज आ गया। 17.3 में हमें कहा गया अ वायर 0.5 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर is stretched 1.5 millimeter by the force of 100 Newton in the इलास्टिक रीजन। कैलकुलेट नंबर ए में हमें कहा रहा है द स्ट्रेन, हमने स्ट्रेन फाइंड करना है। बी में हमें कहा गया है, सेकंड नंबर हमें कहा गया है यंग मॉडुलस, और सी में हमें कहा गया है द एनर्जी स्टोर इन द वायर हमने फाइंड करनी है। हमें ना वायर की लेंथ गिवन है और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, और हमें उस पर लगने वाली फोर्स गिवन है। तो हमने ना तीन चीज़ें फाइंड करनी है। कीमत डाटा से आपको अच्छे से समझ आएगी। कीमत डाटा देखती हैं। कीमत डाटा में हमें सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर कीमत, इसको हमने एल से डिनोट किया, हमारे पास है 2.5 मीटर, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर हमें गिवन है, जिसको हमने ए से डिनोट किया, हमारे पास है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेच लेंथ, यानी कि जो उसकी लेंथ में चेंज आए ना, जब आपने उसको खींचा है, स्ट्रेच किया है उसको, खींचा है उसको, तो उसकी जो लेंथ में चेंज आए ना, उसको हमने डेल्टा एल से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 1.5 मिलीमीटर। आपको पता है हमारे पास लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो आपने मिली को ना कन्वर्ट करना है उसके वैल्यू में। तो मिली हमारे पास होता है 10⁻³ तो आपने मिली की जगह 10⁻³ पुट कर देना है, और मीटर एज इट इज़, यानी कि हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। फोर्स हमने फाइंड कर, फोर्स हमें गिवन है, फोर्स हमें गिवन है, जिसको हमने एफ से डिनोट किया है, वो हमारे पास है 100 न्यूटन। हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। हमने स्ट्रेन फाइंड करना है, जिसको हम एप्सिलॉन से इसको डिनोट करते हैं, यंग मॉडुलस जिसको हमने वाई से डिनोट करते हैं, हमने वो फाइंड करना है, और एनर्जी स्टोर इन अ वायर हमने फाइंड करनी, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेन फाइंड करेंगे। स्ट्रेन हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, और इसको हम ई से यानी कि एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं।
तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या गिवन था 1.5 मल्टीप्लाई -3, तो आपने इसकी जगह पुट कर देना है। जस्ट अपनी वैल्यूज पुट करनी है 1.5 मल्टीप्लाई -3, और हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास गिवन थी 2.5, तो आपने इसका पुट कर देना 2.5। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर पे 1.5 मल्टीप्लाई -3 को डिवाइड करना है 2.5 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई -4। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले का स्ट्रेन का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करनी है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस को हम वाई से डिनोट करते हैं, और आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे पास होता है टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है ना फोर्स बाय यूनिट एरिया के बराबर होता है, और टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपके पास पता है ना आपको कि ये हमारे पास ओरिजिनल बाय है बटा है, और उसके नीचे एक और बटा है। तो ओरिजिनल बटे के नीचे अगर एक और नीचे बटा हो ना, तो सबसे नीचे जो वैल्यू होती है ना वो चली जाती है ऊपर, यानी कि हमारे पास फोर्स के साथ आ जाएगा एल, और जो एरिया है ना वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एल के साथ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास यंग मॉडुलस वाई का जो फॉर्मूला आ गया ना वो हमारे पास इक्वल आ गया एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स हमारे पास गिवन डाटा में गिवन थी 100, तो आपने 100 पुट कर दिया। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास 2.5 गिवन थी, आपने यहाँ पे 2.5 पुट कर दिया। आपके पास एरिया हमारे पास गिवन था 10⁻5, आपने 10⁻5 पुट कर देना है। डेल्टा एल हमारे पास गिवन थी 1.5 मल्टीप्लाई -3, आपने पुट कर देना 1.5 मल्टीप्लाई -3। तो आपके पास यंग मॉडुलस, जब आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 पास्कल। अच्छा, अब हमने तीसरे पॉइंट में ना हमने तीसरी चीज़ फाइंड करनी थी, वर्क डन इन अ वायर, यानी कि वायर के अंदर कितना वर्क हुआ है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल है 1/2 F इंटू क्रॉस L डेल्टा L, यानी कि आपने जब F को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा L के साथ और उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका फॉर्मूला है। अब जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। वर्क इज इक्वल है 1/2, फोर्स हमारे पास गिवन थी 100 ना, 100 हमारे पास गिवन है, तो आपने 100 पुट कर दिया। और चेंज इन लेंथ आपके पास है 1.5 मल्टीप्लाई -3, आपने पुट कर दिया 1.5 मल्टीप्लाई -3। अब आपने इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻² जूल। तो आपके पास हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी थी ना, हमने स्ट्रेस फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, मॉडुलस फाइंड करना था और वर्क फाइंड करना था। तो ये हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है इसकी। स्टूडेंट्स हमारे पास आगे न्यूमेरिकल नंबर 17.4 की स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01% इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 मल्टीप्लाई 10⁻10 पास्कल। व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.56 मिलीमीटर। गिवन डाटा की बात करती हूँ। गिवन डाटा से आपको अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास गिवन है परसेंटेज एलोंगेशन गिवन है। परसेंटेज एलोंगेशन जो है वो हमारे पास है 0.01%। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमने स्ट्रेस फाइंड करना है और फोर्स फाइंड करना है। और हमें दूसरी चीज़ जो गिवन थी ना, वो यंग मॉडुलस गिवन था। यंग मॉडुलस को हम वाई से डिनोट करते हैं। हमारे पास गिवन है 12 मल्टीप्लाई 10⁻10 पास्कल, और हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर डी हमें गिवन है 0.56 मिलीमीटर। अब ना जब आपके पास, आपने याद रखना, जब हमारे पास परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू परसेंटेज में गिवन होंगी ना, और हमने वहाँ से हम इससे ना हम स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। आपको पता ना, ये हमारे पास ई जो है ना, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये हमारे पास सिंबल है स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन हमारे पास कैसे आएगा, जब आप परसेंटेज एलोंगेशन को डिवाइड कर दोगे 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा स्ट्रेन आ जाएगा। आपके पास हमें स्ट्रेन की जरूरत पड़नी है स्ट्रेस के फार्मूले में, इस वजह से हमने ये फाइंड करना है। तो आपने ना 0.01 को 100 के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये हमारे पास आ गया एप्सिलॉन आ गया। अब हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो हम ना यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेशन के अंदर। अब तो आपको पता है रेडियस को हम r से डिनोट करते हैं, और हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है d/2, यानी कि डायमीटर जब हम 2 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास रेडियस आ जाता है 0.56 मल्टीप्लाई -3 को आपने 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेटर पर मेरे पास जो आंसर आया ना, वो आया है 2.8 मल्टीप्लाई -4।
और बुक के ऊपर ना आप जब की बुक्स देखेंगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा 0.28 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब देखिए कि दोनों वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं है, चाहे आप ये पुट करो चाहे आप ये पुट करो। देखिए ज़रा ये पॉइंट यहाँ पे है ना, जब आप पॉइंट को यहाँ पे लेकर आओगे ना तो ये आपके पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यूज आती है ना, आप उसके साथ कैलकुलेट करो, इंशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अगर इनके पास कैलकुलेटर पे ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है, दोनों कोई फर्क नहीं, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये देखे ना, ये 10⁻⁴ है और इसका पॉइंट जो फर्स्ट डिजिट के बाद है, और देखे ना ये वाला पॉइंट फर्स्ट डिजिट से पहले है, 0.2 से पहले पॉइंट है, इसलिए -3 है। हमने फाइंड कर करना है स्ट्रेस और फोर्स। सबसे पहले हम ना यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए हम अपना लगाएंगे, हमारे पास यंग मॉडुलस गिवन है और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन गिवन है, तो हम ना यहाँ पे यंग मॉडुलस का फार्मूला पुट करेंगे स्ट्रेस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम स्ट्रेस वो जो फार्मूला होता है ना फोर्स पर यूनिट वाला, पर यूनिट एरिया वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें कहीं भी फोर्स गिवन नहीं है, फोर्स तो हमने फाइंड करनी है, इस वजह से हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे यंग मॉडुलस इज इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो मैंने इसका सिंबल लगाया है। यंग मॉडुलस को वाई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को हम सिग्मा से और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ से स्ट्रेस फाइंड करना है, यानी कि ये सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा अपनी जगह पे रहेगा और ये जो ई है ना, ये वाई के साथ जाके एप्सिलॉन वाई के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। स्ट्रेस इज इक्वल है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल है वाई मल्टीप्लाई ई। वाई क्या है? यंग मॉडुलस, और ई क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन, जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है हमें 12 मल्टीप्लाई 10⁻10, तो आपने इसकी जगह ना पुट कर देना है 12 मल्टीप्लाई 10, और हमारे पास ई एप्सिलॉन की वैल्यू अपने फाइंड की है ना, क्या थी? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो आपने इसके साथ पुट कर दिया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। आपने इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻7 पास्कल। ये हमारे पास आ गया स्ट्रेस। अब हमने फाइंड करना है फोर्स ई बी पे ना फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स का आपने पढ़ा, हमारे यहाँ पे ना हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेस इज इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया वाला, क्योंकि हमारे पास एरिया देखे था कैसे फाइंड करेंगे। एरिया हमने फोर्स फाइंड करनी है ना, फोर्स अपनी जगह पे रहेगी, ये एरिया हमारे पास स्ट्रेस के जाकर ये सिग्मा के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फोर्स इक्वल आ जाएगी सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा की वैल्यू अभी अपने फाइंड की आई थी 1.2, ये देखिए 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻7, तो आपने लिख देना 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻7 इंटू एरिया। आपके पास पता है, आपको एरिया हमारे पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो आपने इसको पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, और आर की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की थी ना गिवन डाटा में, ये देखिए ज़रा 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो आपने इसका पुट कर दिया 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आर के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपने मस्ट डालना है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 2.96 न्यूटन के बराबर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। फ्रेंड्स, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल 5 में हमें कहा गया है द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड विद इन द इलास्टिक रीजन। यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज 3 मल्टीप्लाई 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास ना एक स्टील वायर है, उस स्टील वायर की हमें लेंथ गिवन है और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, और हमने वर्क फाइंड करना है, और हमें फोर्स भी गिवन है और हमें यंग मॉडुलस भी गिवन है। गिवन डाटा की बात करती हैं। गिवन डाटा में हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर, जिसको हमने एल से डिनोट किया, वो हमारे पास है 1 मीटर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है, जिसको हमने ए से डिनोट किया, वो हमारे पास है 0.03 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और फोर्स हमें गिवन है, जिसको हमने एफ से डिनोट किया, वो हमारे पास है 100 न्यूटन। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें गिवन है, जिसको हमने एम से वाई से डिनोट किया, वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करना है वर्क डन, और वर्क डन जो है जिसको हमने डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो हमने फाइंड करना है। कैलकुलेशन, अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास ना हमने W फाइंड करना है, यानी कि हमने वर्क फाइंड करना है। तो आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 F इंटू डेल्टा L। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, हमारे पास ना हम वर्क फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास डेल्टा L गिवन हो। तो आपने देखना गिवन डाटा में हमें कहीं भी डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ तो गिवन है ही नहीं है, तो सबसे पहले हम ना डेल्टा L फाइंड करेंगे। जब तक हम डेल्टा L फाइंड ना करेंगे तब तक हमें वर्क फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्टली वो फाइंड डेल्टा L।
तो डेल्टा एल फाइंड करने के लिए ना आप यंग मॉडुलस को यूज़ करोगे। तो यंग मॉडुलस हमारे पास y इक्वल होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन नॉन से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है कि सिग्मा हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और हमारे पास जो होता है ना स्ट्रेन, वो हमारे पास होता है डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। तो यहाँ से ना आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाता है, ये बटे के नीचे सबसे लास्ट पे है ना एल, तो फोर्स के साथ ना यानी कि एफ के साथ एल आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा एरिया इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ से ना यानी कि यंग मॉडुलस का आपने फॉर्मूला याद किया ना, यंग मॉडुलस इज इक्वल होता है एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास होता है ना, यहाँ से ना हमने डेल्टा एल को सेपरेट करना है। तो डेल्टा एल को ना आपने ले आना है यहाँ पे यंग वाई के पास और वाई को नीचे ले जाना है। तो यहाँ से ना हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ना y की जगह पे इसको मैं इस डेल्टा एल को ना मैं ले आई हूँ इस y की जगह पे और y को उसको वहाँ पे ले आई हूँ, क्योंकि हमें डेल्टा एल फाइंड करना है ना, इस वजह से डेल्टा एल हमारे पास आ जाएगा एफ एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज अपनी जगह पे ही हैं, जस्ट हमने ना y को डेल्टा एल की जगह पे ले आए हैं और डेल्टा एल को हम y की जगह पे ले गए, क्योंकि दोनों वो इक्वल के साइड पे ना वो डिवाइड पे तो वो मल्टीप्लाई भी थे इस वजह से। अच्छा, अब आपने फोर्स की जगह पुट कर देना 100, क्योंकि ना गिवन डाटा में हमें 100 ही गिवन था, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 100 और एल हमें क्या गिवन थी 1, आपने इसको 1 पुट कर दिया। एरिया हमें क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है 0.03 मल्टीप्लाई करके -4, आपने इसकी जगह पुट कर दिया 0.03 मल्टीप्लाई करके -4 और y हमें गिवन था 3 मल्टीप्लाई करके ऊपर 11, तो आपने पुट कर दिया 3 मल्टीप्लाई करके ऊपर 11। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा एल जो है ना, डेल्टा एल तो आपके पास इक्वल आ जाएगा 1.11 मल्टीप्लाई करके ऊपर -4 मीटर। अब हमने ना जो इक्वेशन नंबर 1 को नाम दिया था ना, अब आपने इस सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे वर्क फाइंड करना था ना, आप लिखते हैं ना वर्क इज इक्वल 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। तो फोर्स हमारे पास क्या गिवन है 100, देख ले 100, आपने इसका 100 पुट कर दिया, डेल्टा जो अभी हमने फाइंड किया 1.11 मल्टीप्लाई करके -4। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को ना, सारी वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास कैलकुलेट पे आंसर आएगा 5.56 मल्टीप्लाई करके -3 जूल। हमारे पास वर्क यूनिट जूल होता है। तो ना अब ये 5 6 है ना, आपने राउंड ऑफ कर देना है, तो आप 5 की जगह पुट कर दोगे 6, यानी कि वर्क हमारे पास आ गया 5.6 मल्टीप्लाई करके -3 जूल। तो ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास ना ये 17.6 यानी कि इसका लास्ट न्यूमेरिकल है 17 चैप्टर का। हमें कहा गया, आपने इसको बड़ा गौर से समझना है, हमें कहा गया है a cylindrical copper wire and a cylindrical steel wire each of the length 1.5 meter and diameter 2.0 millimeter are joined at one end to form a कंपोजिट वायर 3.0 मीटर लॉन्ग। हमें कहा गया कि हमारे पास ना 2 वायर हैं, एक कॉपर की वायर है, दूसरी हमारे पास सिलेंडर की स्टील की वायर है। ठीक है, तो ना कह रहे हैं कि उन दोनों की जो लेंथ है ना, ईच ऑफ लेंथ का मतलब ये है कि दोनों की लेंथ, यानी कि एक ही लेंथ में 1.5 और दूसरी की लेंथ में 1.5, यानी कि दोनों की सेम लेंथ है। ठीक है, 1.5 मीटर की दोनों लेंथ है। आपने ना उन दोनों वायर को, यानी कि स्टील की वायर को कॉपर की वायर को ना आपने ना कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो कंबाइन होने के बाद जो उनकी आगे ना टोटल लेंथ वो आगे 3 मीटर लॉन्ग। कह रहा है द वायर इज लोडेड अंटिल इस लेंथ बिकम 3.003 मीटर। कह रहा है आपने ना वायर के साथ ना एक लोड को अटैच किया कि ना जिससे ना इसकी लेंथ ना हो गई 3.003 मीटर होगी, यानी कि चेंज इन लेंथ जो है ना वो 3.003 मीटर होगी। अब कहा गया कैलकुलेट द स्ट्रेन इन द कॉपर एंड द स्टील। अब आपने ना कॉपर वायर में और स्टील वायर में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ना, जब आपने उसको लोड लगाया है उसकी वजह से, वो हमने फाइंड करना है। और आगे कह रहा है वायर एंड द फोर्स अप्लाई टू द वायर, और हमने ना उस वायर पे जो फोर्स लगी है ना, जो जिस फोर्स से वो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, वो आपने फोर्स भी फाइंड करनी है। और आपको यंग मॉडुलस ऑफ द कॉपर गिवन है और स्टील वायर की भी जो यंग मॉडुलस है ना वो गिवन है, यानी कि दोनों वायर्स की यंग मॉडुलस हमें गिवन है। गिवन डाटा की बात करते हैं, गिवन डाटा में हमें लेंथ ऑफ द ईच वायर जिसको हमने एल से डिनोट किया वो हमारे पास है 1.5 मीटर, और डायमीटर ऑफ द ईच वायर जिसको हमने डी से डिनोट किया वो हमारे पास है 2 मिलीमीटर। तो आपने ना मिली पता ना, मिली क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, मिली हमारे पास होता है 10⁻³ तो इस एम की जगह हम लिख दिया 10⁻³ और मीटर एज इट इज़। अब रेडियस ऑफ द ईच वायर, रेडियस को हम करते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ना, तो हम ना जब रेडियस फाइंड करने के लिए आपको डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपने डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देना तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ को आपने 2 से डिवाइड कर देना तो आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर।
अब देखिए सर, हमें ना डेल्टा एल जो है ना वो देखना है। डेल्टा एल हमारे पास है, जो उसकी थी ना उस दोनों की, जब इसकी लेंथ में जब आपने उसको एक वायर के साथ, उस वायर को एक लोड के साथ अटैच किया, तो उसकी आई ना लेंथ, पहले जो उसकी लेंथ आ गई लोड को अटैच करने के बाद, वो आई थी 3.003 मीटर। तो आपने ना इसमें से ना उसको माइनस करना ओरिजिनल लेंथ को, जो आपके पास गिवन थी 3, यानी जब आपने दोनों को जोड़ा ना तो उसकी लेंथ हुई 3, और जब आपने उसको लोड के साथ अटैच किया तो 3.003, यानी कि उसकी लेंथ में इंक्रीज आया। तो इंक्रीज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ये आपके पास हो जाएगा चेंज इन लेंथ के बराबर। ठीक है, चेंज इन लेंथ आपने क्या करना है, 3.003 को में से 3 को माइनस कर देना, तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगी, यानी कि डेल्टा एल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0.003 मीटर आ गया। और हमारे पास जो कॉपर वायर का यंग मॉडुलस है ना, उसको मैंने वाई सी से डिनोट किया, वो हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 पास्कल, आपके पास गिवन है वैल्यू। और जो आपके पास है ना कौन सी वायर है, स्टील की वायर है ना, उसका यंग मॉडुलस, यानी कि इसको मैंने वाई एस से डिनोट किया, वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 पास्कल। हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। हमने स्ट्रेन फाइंड करना है स्टील वायर का, हमने स्ट्रेन फाइंड करना है कॉपर वायर का, और हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेन होता है ना, वो इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ अगर हम कॉपर का फाइंड करेंगे ना, तो हम लिख देती हैं चेंज इन लेंथ, किसकी, कॉपर की लेंथ में जो चेंज आ रहा है डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। और जब हमने स्टील के फाइंड करनी है ना, तो स्टील के हम कर देंगे ई एस इज इक्वल है चेंज इन डेल्ट एस, चेंज इन कौन सी लेंथ में चेंज, स्टील की लेंथ में चेंज डिवाइड बाई उसकी ओरिजिनल लेंथ। अब हमें ना देखिए ज़रा, हमें यहाँ पे ना कहीं पे भी जो स्टील की, यानी कि ना ही तो हमें डेल्टा एल सी भी नहीं गिवन, हमें नहीं पता हमें, और चेंज इन लेंथ जो है ना हमारे पास, जो कॉपर लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो भी नहीं हमें पता, और जो स्टील लेंथ में कितना चेंज आ रहा है वो भी हमें नहीं पता। तो ना हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम करते हैं लेट एक्स बी द एक्सटेंशन इन द कॉपर वायर, एक्सटेंशन कहते हैं चेंज इन लेंथ। तो हम कहते हैं कि लेट सपोज कॉपर वायर की जो लेंथ में जो आया ना चेंज, वो तो हमें नहीं पता, तो हम ना उसको लेट कर लेते हैं, वो एक्स के बराबर है। आपको पता ना, जो चीज़ हमें नहीं पता होती तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, हम उसको एक्स के बराबर सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास हम कहते हैं डेल्टा एल सी जो है ना, वो हमारे पास इक्वल है एक्स के बराबर है। तो एज वी नो डैट, हमें पता है कि जो हमारे पास जो टोटल चेंज इन लेंथ थी ना, वो हमारे पास इक्वल आई थी दोनों में जो चेंज इन लेंथ है, यानी कि कॉपर, क्योंकि हमने दोनों लेंथ को हमने पढ़ा ना स्टेटमेंट कि हमने दोनों को, यानी कि कॉपर वायर को और जो थी ना स्टील वायर, दोनों को कंबाइन किया था। तो कंबाइन के लिए उनके क्या करना पड़ेगा, चेंज इन लेंथ फाइंड करने के लिए आपको चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ ये स्टील के वायर, दोनों को प्लस करने से आपके पास चेंज इन लेंथ आएगी। तो सबसे पहले ना हमने तो ये पता करना है, ये फाइंड करने के लिए हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने सबसे पहले हम सिल्वर की ना चेंज इन लेंथ, यानी कि जो है ना हमारे पास स्टील की जो चेंज इन लेंथ आई है ना, डेल्टा एल एस, ये हम फाइंड करेंगे। तो हम ना ये इधर ही रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, तो ये चला जाएगा वहाँ पे इक्वल टू साइड पे, यानी कि कॉपर डेल्टा एल सी जब इक्वल टू साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो आपके पास ये आ जाएगा डेल्टा एल एस इज इक्वल है डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल सी, यानी कि डेल्टा एल एस अपनी जगह पे रहा है, ये जो डेल्टा एल सी है ना, इसको आप इक्वल टू दूसरी साइड पे ले गई हो, तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए ज़रा, डेल्टा एल आपको पता था, आपके पास क्या वैल्यू है, डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.003 मीटर, तो आपने इसी का पुट कर दो 0.003 मीटर, और आपने हमने कहा कि डेल्टा एल सी हमारे पास इसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो आपने इसको एक्स रख दिया, और हमारे पास इक्वेशन में 1 आ गई है। अब हमने ना यहाँ पे पुट करना है यंग मॉडुलस ऑफ फॉर कॉपर वायर। तो कॉपर वायर के लिए यंग मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, और स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। किसकी चेंज इन लेंथ, किसकी बात करें हम, कॉपर की बात करें, तो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर वायर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट किसके बराबर है, हमारे पास ये स्ट्रेस के बराबर है, तो मैंने ये स्ट्रेस लिख दिया। आपको पता ना ये स्ट्रेस का होता है सिंबल हमारे पास, स्ट्रेस का वो किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, तो मैंने ना फोर्स पर यूनिट एरिया की जगह लिख दिया यहाँ पे सिग्मा, और ये एल बटे के नीचे एक और बटा है और नीचे एल है, तो ये एल बजा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, स्ट्रेस के साथ, और इंटू डेल्टा एल सी, ऐसे कैसे अपनी जगह पे ये।
यंग मॉडुलस आपके पास इक्वल आ गया सिग्मा एल डिवाइड बाई डेल्टा एल सी के बराबर। हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ से हमें वैसे हमारा पर्पस जो है वो फाइंड करना है डेल्टा एल सी है। तो यहाँ से देखिए ज़रा, अगर मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ना, हम यहाँ से सिग्मा को सेपरेट करते हैं, सिग्मा को सेपरेट करते हैं। सिग्मा जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, तो ये जो डेल्टा एल सी है ये डिवाइड हो रहा है ना, जब बिल्कुल साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ज़रा, ये वाई सी के साथ आगे डेल्टा एल सी, ये ऊपर जो है ना एल मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से ना सिग्मा को सेपरेट किया है। जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहाँ जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये डेल्टा आ गया। अब आपने यहाँ पे देखना है, सिंस स्ट्रेस ऑन बोथ साइड इज सेम, ये हमारे पास किसका स्ट्रेस आया था, ये हमारे पास आया था कॉपर वायर का। स्ट्रेस हमारे पास इक्वल आ गया किसके लिए, कॉपर वायर के लिए आ गया। और हमें स्टील वायर के लिए भी तो फाइंड करना है ना, स्टील के लिए भी यही होगा, सिग्मा क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस किसका, स्टील वायर का, और चेंज इन लेंथ किसकी, स्टील वायर की डिवाइड बाय एल। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे देखें दोनों का सिग्मा तो सेम है, यहाँ पे भी हम सिग्मा सेम क्यों है अब ये सुन लें। सिग्मा सेम इसलिए है क्योंकि दोनों वायर का डायमीटर सेम था। ठीक है, लेंथ सेम है और उनकी क्या सेम है, उनका डायमीटर सेम है। तो अगर डायमीटर सेम है तो आप जितनी फोर्स लगाओगे ना वो दोनों पे इक्वल लगेगी, और अगर इक्वल फोर्स लगेगी ना तो इक्वल फोर्स की वजह से उनका स्ट्रेस सेम होगा। फोर्स लगने की वजह से, फोर्स पर यूनिट एरिया की वजह से स्ट्रेस होता है ना, तो इस वजह से इसका स्ट्रेस सेम होगा। तो सिंस स्ट्रेस ऑन बोथ वाइड इज सेम, तो आपने यहाँ से करना है सो सिग्मा सी इज इक्वल है सिग्मा एस के बराबर है। तो यहाँ से ना आपने सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर देनी है। सिग्मा सी आपके पास है वाई सी डेल्टा एल सी डिवाइड बाई एल के बराबर, और सिग्मा एस किसके बराबर है, इसके बराबर है वाई एस इंटू डेल्टा एल एस डिवाइड बाई एल। अब देखिए सर, जो वैल्यू सी में आपने उसको कट कर देना है, यहाँ पे भी एल है यहाँ पे भी एल है, कट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया वाई सी की वैल्यू हमें गिवन थी, गिवन डाटा में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे पास ये है 1.2 मल्टीप्लाई के बराबर 11। आपने इसको पुट कर दिया 1.2 मल्टीप्लाई के बराबर 11, और डेल्टा एल सी को हमने क्या डिनोट किया था, डेल्टा एल सी को हमने एक्स के बराबर डिनोट किया था ना, एक्स के बराबर, तो हमने इसको एक्स पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल है आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ स्टील पायर क्या थी, 2 मल्टीप्लाई के बराबर 11। आपने इसको पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई 10 के बराबर 11, और हमारे पास डेल्टा एल एस क्या था हमारे पास, ये देखिए ज़रा ऊपर ही, डेल्टा एल एस हमारे पास 0.003 माइनस एक्स के बराबर था। तो आपने इसे पुट कर दिया 0.003 मल्टीप्लाई एक्स के बराबर। अब ना यहाँ से ना ये देखिए ज़रा, ये मल्टीप्लाई हो रहा ना, आप इक्वल के साइड पे ले आओ, इसको तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 10 के बराबर 11 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 0.03 मल्टीप्लाई एक्स जो है बच गया। और यहाँ पे आपके पास आपने ना 1.2 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा आंसर कैलकुलेटर पे 0.6 और 7 एक्स एज इट इज़। ठीक है, ये वाला जो एक्स है ना ये एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये देखिए ज़रा, और यहाँ पे जो 0.003 माइनस एक्स पे एज इट इज़ आ गया। अब हमने ना एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ कर देना है, ये एक्स माइनस हो रहा है, जब इक्वल साइड पे आएगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपने 0.6 एक्स के अंदर प्लस करना है एक्स को, और इक्वल की जगह इक्वल 0.003 अपनी जगह पे। अपने कैलकुलेटर पे 0.6 के साथ ना 0.6 को प्लस करना है 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1.6 एक्स, ये आ गया। अब आगे हमने एक्स को सेपरेट करना है ना, ये 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको यानी कि 0.003 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.00175 मीटर। और यही एक्स को हमने किसके बराबर सपोज किया था, हमने कहा था ये हमारे पास डेल्टा एल सी के बराबर है। देखिए ये कहा था लेट किया था, यानी कि डेल्टा एल सी हमारे पास एक्स के बराबर है। तो आपके पास यहाँ पे जो होता है ना ये डेल्टा एल सी आ गया। डेल्टा एल सी अगर आ गया तो हम यहाँ से डेल्टा एल एस भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें अपनी वैल्यूज में इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने कहा था ना, इसमें पुट करके देख लें, इसमें पुट करके डेल्टा एल एस हमारे पास आ गया 0.003 माइनस एक्स जो हमने अभी फाइंड किया है, ये किसके बराबर था 0.001875, तो हमारे पास ये आ गया डेल्टा एल एस। असल में ये जो हमने सारी कैलकुलेशन की है ना, ये हमने डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस फाइंड करने के लिए की है। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना था, स्ट्रेन फाइंड करना था दोनों वायर्स में, यानी कॉपर और स्टील की वायर में। तो हमारे पास यहाँ पे जो आ गया ना फार्मूला आ गया डेल्टा एल सी डिवाइड बाई एल। तो अब आपने इसे वैल्यूज पुट करनी है, डेल्टा एल सी की वैल्यू आपने फाइंड की 0.00185 आपने पुट कर दिया, और हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी 1.5, तो आपके पास आंसर आ गया किसका, ये हमारे पास स्ट्रेन और वाइड 1.25 मल्टीप्लाई के ऊपर -3। इस तरह आपने स्टील के लिए भी कर लेना ना, स्टील के लिए आएगा डेल्टा एल एस डिवाइड बाई एल। डेल्टा एल एस की वैल्यू आपके पास क्या है 0.001125 आपने पुट कर दिया डिवाइड बाई 1.5। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई के ऊपर -4। तो 9। अब आपके पास ना यहाँ पे ना
या बाकी यहाँ पे ना अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने उसने लास्ट में बोला था हमने फोर्स भी फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप यंग मॉडुलस को जो है वो पुट करोगे। यंग मॉडुलस हमारे पास होता है फोर्स बाय यूनिट एरिया, यानी कि आपके पास क्या है, यंग मॉडुलस इक्वल है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय यूनिट एरिया और स्ट्रेन हमारे पास होता है, स्ट्रेन हमारे पास इक्वल होता है क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से ना आपने क्या करना है, फोर्स ये जो है ना फोर्स, ये डेल्टा ये एल ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि बटे के नीचे ये ओरिजिनल बटा है और बटे के नीचे एक और बटा। आपको पता है कि अगर बटे के नीचे एक और बटा हो ना तो सबसे जो लास्ट में वैल्यू होती है ना वो ऊपर चली जाती है। फोर्स के साथ आ गया एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा एल। तो आपने ना जस्ट अब क्या करना है, फोर्स को सेपरेट कर लो, क्योंकि हमने तो फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स अपनी जगह पे रहेगी ना। तो ये जो है ना मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो वहाँ जाके ना डिवाइड हो जाएगा, और जो यहाँ पे हो रहा है ना डिवाइड, ये वहाँ जाके यंग मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो फोर्स की आ गई ना वैल्यू, वो आ गई है वाई सी ए डेल्टा एल सी डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब आपने ना जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, वाई सी, अब एरिया की जगह एरिया में गिवन नहीं तो आपने पाई आर स्क्वायर लिख देना। इस तरह शुरू में ना इसी वजह से हमने आर फाइंड कर किया था, क्योंकि हमें ना यहाँ पे इसी वजह से आर फाइंड कर लिया था, क्योंकि हमारे पास एरिया नहीं था। तो हमने ये फार्मूला पुट करना था पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल सी। अब आपने ना जस्ट अपनी सारी वैल्यूज पुट कर देनी है अपनी गिव इस वाली वैल्यू के अंदर ना, तो आपके पास आ जाएगा। देखें आपने यहाँ पे वाई सी की वैल्यू पुट की, क्या आ गई 1.2 मल्टीप्लाई 10^11, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और रेडियस आपके पास गिवन था 1 मल्टीप्लाई 10^-3। ठीक है, रेडियस मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये था 10^1 मल्टीप्लाई 10^-3। तो पुट कर दे, ऊपर स्केयर लगा डालना है, मस्ट स्केयर मस्ट डालना है, क्योंकि हमारे पास रेडियस का स्केयर है। और आगे हमारे पास डेल्टा एल सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.001875 पुट कर दें। यहाँ पे डिवाइड कर देना है हमने किसके साथ, डिवाइड हमने करना है इसको एल के साथ, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है 1.5। आपने सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 877 न्यूटन। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच।